बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मिर्ज़ा जमील बेग आपसे मुखातब है और आज डियर स्टूडेंट्स हम करेक्शन के जो रूल नंबर हमारे 36 से 40 तक हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम आजकल गलत फ़िक्रात की इस्लाह यानी जो आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस आते हैं उनको करेक्ट करने के कुछ रूल्स जो हैं वो सीख रहे हैं। तो आइए इस सिलसिले में हम रूल नंबर 36 से लेकर रूल नंबर 40 तक को सीखते हैं। करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस, रूल नंबर 36। रूल नंबर 36 के हिसाब से हमने आपको बताना है कि बड़े अजराम फल्की यानी हेमली बॉडीज़ जो होती हैं, जितनी भी हेमली बॉडीज़ हैं, अजराम फल्की जिनको हम कहते हैं हेमली बॉडीज़, अजराम फल्की यानी एनीथिंग विच इज रेलिवेंट टू द स्काई, विच इज रिलेटेड टू द स्काई इज कॉल्ड हेमली बॉडीज़ यानी अजराम फल्की। अजराम फल्की से पहले हमेशा दा आता है। ये रूल आप सीख लें कि जितने भी अजराम फल्की हैं, जैसे दी स्टार्स हैं, जैसे मून है हम दा मून कहेंगे, इसी तरह सूरज है दी सन कहेंगे, दी गैलेक्सी यानी कहकशां, इससे पहले भी दा आएगा। इसी तरह कोई भी सियारे हैं जैसे जुपिटर है, मार्स है, मरकरी है, तो इनसे पहले भी क्या आएगा दा। तो जितने भी अजराम फल्की हैं उनसे पहले क्या यूज़ करते हैं, दा इस्तेमाल करते हैं। तो इनकरेक्ट सेंटेंसेस जब आपको दिया जाता है तो उस वक्त अजराम फल्की के साथ दा नहीं लगाते, लेकिन आपने दा लगाना है। जैसे हम एक मिसाल देते हैं, मून इज स्मॉलर दैन अर्थ, चांद ज़मीन से ज़्यादा छोटा है। इस जुमले में मून है और अर्थ है, ये दोनों अजराम फल्की हैं। मून से पहले दा आएगा क्योंकि ये अजराम फल्की है, और अर्थ से पहले भी क्या आएगा, दा आएगा। इसी तरह एक और मिसाल देते हैं, सन रोटेट्स अराउंड अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब अर्थ बड़े अजराम फल्की है, इसके साथ भी दा लगेगा, और सन अजराम फल्की, इससे पहले भी क्या दा लगेगा। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी हेमली बॉडीज़ होती हैं अजराम फल्की होते हैं, उनसे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 37, बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटे जो कौमों के लिए भी वही यूज़ होते हैं और उन कौमों की तरफ से बोली गई ज़बानें जो होती हैं उनके लिए भी वही वर्ड यूज़ होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड किस सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वो बतौर लैंग्वेज इस्तेमाल किया जा रहा है, बतौर ज़बान, या बतौर कौम? तो याद रखें, द नेशंस यानी कौमों के नामों से पहले दा आता है, नेशंस से पहले दा आता है। लेकिन अगर ज़बान है, जैसे हम उसको लैंग्वेजेस कहते हैं, से पहले दा नहीं आता। जैसे हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, एग्जांपल देते हैं, जैसे इंग्लिश अगर बतौर कौम है तो हम कहेंगे दा इंग्लिश, क्योंकि ये दा इंग्लिश मुराद अंग्रेज़ कौम होगा। और अगर हम इंग्लिश ज़बान के तौर पे लेंगे तो हम खाली इंग्लिश यूज़ करेंगे, इससे पहले दा नहीं आएगा। इसी तरह फ्रांसीसी कौम है तो हम कहेंगे द फ्रेंच, लेकिन अगर फ्रांसीसी ज़बान है तो हम कहेंगे फ्रेंच, हम दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह बेटे हम देखते हैं द चाइनीज़, ये अगर बतौर कौम इस्तेमाल हो रहा है तो फिर दा आएगा, लेकिन चाइनीज़ अगर ज़बान है तो उससे पहले दा इस्तेमाल नहीं होगा। तो जुमला आमतौर पे जब दिया जाता है तो जहाँ पे दा रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे दा नहीं लगता, और जहाँ दा ज़रूरी नहीं होता वहाँ पे दा लगा दिया जाता है। अब जैसे देखिए हम पहले गलत फिक्र लिखते हैं, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, यानी ये सेंटेंस कई दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है कि अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों की ज़बान है, अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों की ज़बान है। तो यहाँ पे द इंग्लिश जो है
ये बतौर सब्जेक्ट यानी बतौर हम एक लैंग्वेज, बतौर एक ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, क्योंकि ज़बानों के नामों से पहले दा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखें कि अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों की ज़बान है, तो यहाँ पे दा आएगा, क्योंकि ये अंग्रेज़ कौम है। इसी तरह हम एक और मिसाल देते हैं, आई कैन स्पीक द फ्रेंच, मैं फ्रांसीसी ज़बान बोल सकता हूँ। ये जो फ्रांसीसी ज़बान के तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये दा नहीं आएगा। इस तरह इंग्लिश आर आ वेरी कनिंग नेशन, अंग्रेज बहुत मकार कौम है। अब द इंग्लिश आर ए वेरी कमिंग नेशन, अब ये बतौर लफ्ज़ जो है ये बतौर कौम इस्तेमाल हो रहा है। हमें यहाँ से मालूम हो रहा है कि ये बतौर कौम इस्तेमाल हो रहा है, तो जब ये बतौर कौम इस्तेमाल हो रहा है तो हम दा इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली दैट कि कौमों के नामों से पहले दा इस्तेमाल होता है, ज़बानों के नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं होता। ये थे डियर स्टूडेंट्स 36 और 37 रूल्स। रूल नंबर 38, अगर किसी जुमले में देयर इज नो डाउट आए, ये पूरा बेटे एक फ्रेज है, देयर इज नो डाउट, तो इसका मतलब होता है इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरा फ्रेज इस्तेमाल हो तो फिर हम बेटे डैट इस्तेमाल करते हैं, ये दैट आएगा। लेकिन अगर खाली लफ्ज़ डाउट इस्तेमाल किया जा रहा है या डाउटेड यानी शक करना और शक किया, ये इसका पास्ट है, इस सूरत में दैट इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखें। सो देयर इज नो डाउट के साथ दैट आता है, डाउट या डाउटर के साथ दैट नहीं आता। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, पहले फिक्रा गलत लिखेंगे, देयर इज नो डाउट अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है या ताकतवर तरीन मुल्क है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन है बेटे, देयर इज नो डाउट, पूरा फ्रेज है, इसके साथ दैट आता है, हम दैट लगाएंगे फिर जुमला करेक्ट होगा। लेकिन ये खाली डाउट आए तो फिर दैट ही लगाएंगे। जैसे देखें, आई डाउट दैट he will come again, मुझे शक है कि वो दोबारा आएगा। अब खाली डाउट आएगा तो बेटा अपने डैट इस्तेमाल नहीं करना। आई डाउट ही विल कम अगेन, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आप इसका इफ लगा सकते हैं, आई डाउट इफ ही विल कम, आई डाउट इफ ही विल कम। और यहाँ इफ का माना अगर नहीं होगा या इफ का माना के होगा। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि देयर इज नो डाउट आए तो हमने डैट लगाना है, लेकिन अगर देयर इज नो डाउट खाली डाउट या डाउटेड आए तो फिर हम दैट इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब ये ज़्यादा ज़हन में रखें कि देयर इज नो डाउट जो फ्रेज है उसके बाद आपने दैट इस्तेमाल करना है। आगे बेटे रूल नंबर 39, रूल नंबर 39, इस रूल का नाम हम रख लेते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी वर्ब के साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट। अब हम जब भी बेटे कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उन सेंटेंसेस में याद रखें हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और जब हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें उनके साथ कोई ना कोई वर्ब भी इस्तेमाल करना पड़ती है। तो हमें देखना पड़ता है कि क्या वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रही है, क्या उसे करेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इस चैप्टर का नाम है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। इसके कुछ छोटे छोटे असूल हैं, आपको बता देते हैं कि अगर किसी जुमले में दो सब्जेक्ट्स एंड से मिले हुए हो, यानी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हो और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो, तो हम फिर वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा यहाँ पे इशू उठ जाता है उस वक्त। तो सब्जेक्ट 2 हो और एंड से आपस में ज्वाइंट हो, यानी ये एंड एक ज्वाइनिंग वर्ड है जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं, तो उस सूरत में हम वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल।
याद रखें वर्ब प्लूरल क्या होती है, याद रखें, इसका प्लूरल होता है आर, वाज का प्लूरल होता है वर, हैज का प्लूरल होता है हैव, हैड सिंगुलर में भी हैड है, प्लूरल में भी हैड है। जिसके साथ एस एस लगा हो वो सिंगल होती है, और जो एस एस के बगैर होती है बेटे वो फॉर्म प्लूरल होती है। याद रखें बेटे ये प्लूरल फॉर्म्स होती है, ये क्या होते बेटे, ये प्लूरल फॉर्म्स होती है। तो इसके साथ आर प्लूरल, वाज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, हैड का हैड ही होता है, और गोस का जैसे गो। तो अगर दो सब्जेक्ट एंड से मिले हों तो वर्ब प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखते हैं हम मिसाल देते हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया इज नेबर्स, पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं। अब बेटे देखिए उसमें दो सब्जेक्ट है, पाकिस्तान और इंडिया। अब ये एंड से ज्वाइन हो गए हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये दो सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे इजीली इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे आर, क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट एंड से मिले हों तो वर्ब प्लूरल आते हैं। जैसे हम एक और मिसाल देते हैं, he and I was present there, वो और मैं वहां मौजूद थे। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक ही है और एक बेटे का आई है। तो हम यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, वास का प्लूरल इस्तेमाल होगा वर। इसी तरह हम एक और इसका पॉइंट देखते हैं, इसी चैप्टर का बेटे ये दूसरा पॉइंट है कि जैसे अगर दो सब्जेक्ट एंड से मिले हो तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल। इसी तरह अगर दो सब्जेक्ट विद से या अलॉन्ग विद से या एज वेल एज से या टुगेदर विद से, यहाँ पे सब्जेक्ट वन होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट टू होगा, हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं। तो याद रखें बेटे वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन है। यानी आपका सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर आपका पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट मिले हो, जैसा कि हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए मिस्टर जमील along with his children are going to Karachi, मिस्टर जमील अपने बच्चों समेत कराची जा रहे हैं। तो इसमें याद रखें बेटे along with से दो सब्जेक्ट मिले हुए हैं, एक सब्जेक्ट है मिस्टर जमील जो कि सिंगुलर है, सिंगल है, और एक his children उसके बच्चे, ये प्लूरल है। अब हमने रूल ये सीखा है कि अगर दो सब्जेक्ट विद से, अलॉन्ग विद से, एज वेल एज से या टुगेदर विद से मिले होंगे तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर जमील सिंगुलर है तो वर्ब बेटे क्या आएगी, सिंगुलर। इसका सिंगुलर होगा इज, सॉरी आर का सिंगुलर होगा इज। इस तरह देखें, द चीफ एज वेल एज the robbers have been shot dead, have been shot dead, यानी सरदार को गोलियों समेत, सॉरी डाकुओं समेत मार दिया गया। तो ये देखिए बेटे एज वेल एज होता है के साथ साथ या समेत। तो याद रखें ये दो सब्जेक्ट है, एज वेल एज से पहले एक सब्जेक्ट है और एज वेल एज के बाद ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर वन आएगी। ये देखें वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर वन, तो हैव की जगह क्या इस्तेमाल होगा, हैज। इस तरह में एक और मिसाल देते हैं, द मदर विद हर डॉटर्स, माँ अपने बेटे समेत were attending the function, were attending the function। अब यहां पे देखें विद से दो सब्जेक्ट मिले हुए हैं, एक तरफ सब्जेक्ट है मदर, दूसरी तरफ सब्जेक्ट है हर डॉटर्स। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। तो वर्ब बेटे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर वन इस्तेमाल करते हैं अगर इनमें से किसी एक के साथ भी दो सब्जेक्ट मिले हुए हों।
तो यहाँ पे वर की जगह इस्तेमाल होगा वॉज। सो ये डियर स्टूडेंट्स पूरा एक चैप्टर है, हम ये समझते हैं कि जिसमें वर्ब को एग्री करना होता है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, या सब्जेक्ट को एग्री करना होता है वर्ब के साथ। इसी चैप्टर का पॉइंट नंबर 3 है, अगर दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, ये कंजंक्शन का बेटे याद रखें, कोरिलेटिव कंजंक्शन जिनको कहते हैं, या आइदर और, या नॉट ओनली बट आल्सो से मिले हो, तो या सब्जेक्ट नंबर 1 आता है या सब्जेक्ट नंबर 2 आता है। तो फिर वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट मिल गए हैं, नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट है, नॉर के बाद एक सब्जेक्ट है, आइदर के बाद एक सब्जेक्ट है और के बाद एक सब्जेक्ट है, नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट है बट आल्सो के बाद एक सब्जेक्ट है, तो वर्ब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 2, ये रूल है। अब जैसे देखें, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट देयर, ना ही वो और ना ही उसके दोस्त वहां पर मौजूद थे। अब देखिए बेटे, नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट है ही, नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। अब ये दो सब्जेक्ट मिल गए नाइदर नॉर से, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 है आपका फ्रेंड्स, ये प्लूरल है, लिहाजा हम करेंगे इसको वर्ब। इसी तरह हम एक और मिसाल देते हैं, आइदर यू और योर ब्रदर, या तुमने या तुम्हारे भाई ने हैव स्टोलन माई मोबाइल, या तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरा मोबाइल चुराया है। तो याद रखें बेटे, आइदर के बाद एक सब्जेक्ट है और के बाद एक सब्जेक्ट है, तो आइदर और से दो सब्जेक्ट मिले हो तो वर्ब दूसरे के मुताबिक आएगी, तो दूसरा सब्जेक्ट योर ब्रदर है जो कि सिंगुलर है, हम इस्तेमाल करेंगे हैज। इसी तरह बेटे, इसी का चौथा पॉइंट है इसी चैप्टर का, कि जिसमें सब्जेक्ट को वर्ब के साथ या वर्ब को सब्जेक्ट के साथ हमने ग्रामेटिकली एडजस्ट करना होता है। वो ये है कि अगर आपके फिक्रात का आगाज नाइदर ऑफ से हो, या नन ऑफ से, या आइदर ऑफ से, या एनी वन ऑफ से, या बेटे सम वन से, या एनी वन से, या एवरी वन से, या ईच वन, या खाली नन, इसी तरह एवरी बॉडी है, इसी तरह सम बॉडी है, इसी तरह नो बॉडी है। ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं आमतौर पर। इनको ग्रामेटिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो जैसे ये नाइदर ऑफ है, नन ऑफ है, आइदर ऑफ है, एनीवन ऑफ है, समवन, एनीवन, एवरीवन, ईच वन, नन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का एक पूरा ग्रुप है। इनमें से कोई भी जुमले के शुरू में आ जाए तो इनके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगी बेटे सिंगुलर। और आपको मैंने बता दिया बेटे कि आर का सिंगुलर होता है इज, वर का सिंगुलर होता है वाज, हैव का सिंगुलर होता है हैज, और इसी तरह जो एस या ई एस वाली फॉर्म होती है वो सिंगुलर का। तो इनके साथ बेटे ये सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, पहले हम गलत फकरात लिखते हैं फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। जैसे देखें, समबॉडी हैव स्टोलन माई मोबाइल, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। तो समबॉडी के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे हैज, समबॉडी हैज स्टोलन माई मोबाइल। इस तरह देखें, none of them were present there,
उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। नन ऑफ होता बेटे उनमें से कोई, नन ऑफ देम होता उनमें से कोई नहीं। तो नन ऑफ देम के बाद वर्ब सिंगल आएगी तो क्या आएगा बेटे, वॉज। इस तरह देखें, एवरीवन वर हैप्पी ऑन ईद डे। ईद के दिन हर कोई खुश था। तो याद रखें बेटे एवरीवन के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी तो वर्ब का सिंगुलर बनेगा वॉज। वर्ब का क्या बनेगा, वॉज। इस तरह देखें, नोबॉडी आर रेडी टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है। तो याद रखें बेटे नो बॉडी से सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो आर का सिंगुलर होगा इज। तो याद रखें बेटे जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 40 जो है, जब कोई जानवर यानी जब कोई एनिमल, इंसान के अलावा जितने जानवर हैं, एनिमल अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे, यानी अगर हम कोई जर्नल किसी जानवरों के हवाले से, जानवरों की खूबी के हवाले से या उनकी खामी के हवाले से कोई जानवर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी पूरी उस नस्ल को, तो फिर हम दा इस्तेमाल करते हैं। दा आता है, याद करें। यानी कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो दा आएगा। लेकिन इंसान की कोई खूबी या खामी जो बयान की जाए जिससे वो अपनी पूरी इंसानों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो तो दा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इंसान नुमाइंदगी करे तो दा नहीं आता। जैसा हम एग्जांपल्स देते हैं, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब यहाँ पे डॉग जो है वो जितने भी डॉग्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, खूबी है। तो जब जानवर पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है, इन जनरल बात हो रही है तो हम दा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसान नुमाइंदगी करेगा तो दा इस्तेमाल नहीं होते। जैसे देखें, द मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। अब इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी इंसान अपने पूरी नस्ल इंसानी की नुमाइंदगी कर रहा है, इस सूरत में दा इस्तेमाल नहीं होगा। यानी जब कुछ जानवर अपनी किसी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो दा आएगा, लेकिन जब इंसान अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो दा इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हम एक और मिसाल देते हैं, हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। घोड़ा एक मुफीद जानवर है। अब घोड़ा यहाँ पे हॉर्स जो है अपने पूरे यानी घोड़ों की जो नस्ल है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है तो हम इस दा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब इंसान नुमाइंदगी करेगा, जैसे करें, द मैन इज ग्रीडी बाय नेचर, इंसान फितरतन लालची है, तो दा इस्तेमाल नहीं होगा। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जब कोई जानवर किसी खूबी या खामी के हवाले से अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करेगा तो दा इस्तेमाल होगा, जैसे कि डॉग के साथ और या हॉर्स के साथ। और जब कोई इंसान किसी खूबी या खामी के हवाले से अपनी नस्ल की नुमाइंदगी करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, जनरलाइज करके बात करेगा, तो दा इस्तेमाल नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे देखें, मैन इज मॉडल के साथ दा नहीं आएगा और मैन इज ग्रेडेड बाय नेचर के साथ दा इस्तेमाल नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे ये 36 से 40 रूल्स की पूरी एक टेल थी जो कि 5 रूल्स पर मुश्तमिल थी, जो मैंने आपको समझाई है। होपफुली कि ये रूल्स आपको गलत फ़िक्रात की इस्लाह में आपके लिए बड़े हेल्पफुल और बड़े मुआवन साबित होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।